हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पिछले अध्याय में बात की थी राजस्थान के इतिहास की, और राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के पुरालेखीय स्रोत। राजस्थान के इतिहास को जानने के पुरालेखीय स्रोतों में हमने बात की थी राजस्थान के शिलालेखों की, और आज हम राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण पुरालेखीय स्रोत में बात करेंगे राजस्थान में प्रचलित सिक्के एवं फारसी शिलालेखों की। आइए साथियों, शुरू करते हैं। राजस्थान में प्रचलित प्रसिद्ध सिक्कों के बारे में बात करते हैं और उसके बाद राजस्थान के फारसी शिलालेखों की बात करेंगे। प्रचलित प्रसिद्ध सिक्कों की बात करने से पहले राजस्थान के इतिहास को बतलाने में प्राचीन खंडहरों, शिलालेखों, अभिलेखों की भांति सिक्कों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सिक्कों का जो अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है, यानी कि स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक्स। भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में सर्वप्रथम सिक्कों का चलन 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ये जो मुद्राएं थी ये खुदाई करते समय खंडित अवस्था में मिली थी और इन मुद्राओं को आहत मुद्राएं कहा जाता था। यानी कि खुदाई करते समय खंडित अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में जो मुद्राएं मिली थी उन मुद्राओं को, उन सिक्कों को आहत मुद्रा या आहत सिक्के कहा जाता था। उसके बाद 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच अजमेर के चौहान शासकों के चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए थे। यानी कि अजमेर के चौहान शासकों ने 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य में चांदी व तांबे के सिक्के जारी किए थे, और जिनके लिए प्राचीन जो शिलालेख मिले थे उन शिलालेखों में द्रम, विंशोपक, रूपक और दिनार आदि नामों का प्रयोग किया गया है। वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के समय का एक सिक्का मिला है। इस सिक्के में क्या है, एक तरफ तो पृथ्वीराज का चिन्ह अंकित है और दूसरी तरफ मोहम्मद बिन शाम का चिन्ह अंकित है। तो इस सिक्के को देखकर विद्वान अनुमान लगाते हैं कि तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को लेकर नहीं गए थे अपने साथ में। साथियों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जो कि तराइन के मैदानों में हुआ था, और इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी अपने साथ नहीं लेकर गए थे, ऐसा अनुमान लगाया है विद्वानों ने, इतिहासकारों ने। जो सिक्का मिला है, पृथ्वीराज चौहान के समय का सिक्का मिला है 1192 ईस्वी का, उस सिक्के से। इसके बाद क्या हुआ, अकबर की विजय हुई चित्तौड़ पर। तो अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में मुगल सिक्के चलने लगे, यानी अकबर ने मुगल सिक्के चलाए, और जो मुगल सिक्के अकबर ने चलाए थे उन सिक्कों को क्या नाम दिया अकबर ने, एलची। तो मुगल के जो सिक्के थे उनको एलची कहा जाता था। उसके बाद महाराणा कुंभा के समय की बात की जाए तो महाराणा कुंभा के समय के जो सिक्के थे उन पर कुंभकर्ण, कुंभल मेरू इत्यादि अंकित था। तो आइए साथियों, अब बात करते हैं हम राजस्थान की विभिन्न रियासतों में प्रचलित या विभिन्न ठिकानों में प्रचलित सिक्कों की, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है। सबसे पहले बात की जाती है प्रचलित सिक्के, तो सबसे पहले मारवाड़ या जोधपुर रियासत की बात करें तो मारवाड़ या जोधपुर रियासत में विजयसाई, गधिया, फदिया, भीम सिंह, नब्बुराई, कड़िया आदि सिक्के प्रचलित थे। अलवर रियासत में अखिराज शाही, राव शाही सिक्के प्रचलित हुए। आमेर रियासत या जयपुर रियासत में झाड़ शाही, मोहम्मद शाही और हाली सिक्के प्रसिद्ध हुए। बूंदी रियासत में राम शाही, कटार शाही और चेहरे शाही सिक्के प्रचलित हुए। मेवाड़ या उदयपुर रियासत में स्वरूप शाही, ढींगला, भिलाड़ी, त्रिशूलिया, नाथद्वारिया, चांदेड़ी, बड़किया, नाबडारिया, उदयपुरी इत्यादि सिक्के प्रचलित हुए। कोटा रियासत की बात की जाए तो कोटा रियासत में गुमान शाही, मदन शाही और हाली सिक्के प्रचलित थे, और बांसवाड़ा रियासत में लक्ष्मण शाही, सलीम शाही सिक्के प्रचलित हुए। इसके बाद झालावाड़ रियासत में मदन शाही, मेवाड़ या सलुम्बा ठिकाना पे पदम शाही जो कि ताम्र मुद्राएं थी। जैसलमेर रियासत में अखिराज शाही जो कि शुद्ध चांदी का सिक्का था। इसके अलावा डोलिया तांबे का सिक्का और मोहम्मद शाही। डूंगरपुर में उदय शाही सिक्के, झालावाड़ में मदन शाही सिक्के,
धौलपुर में तमंचा शाही सिक्के, बीकानेर में गजशाही सिक्के और शाहपुरा में ग्यार संध्या सिक्के इत्यादि सिक्के प्रमुख थे, जो कि राजस्थान राज्य की विभिन्न रियासतों में मिले थे, विभिन्न रियासतों में प्रचलित थे। इन सिक्कों के अलावा राजस्थान राज्य की विभिन्न रियासतों में जो विभिन्न शासकों द्वारा और सिक्के चलाए गए थे, उनमें चौहान शासकों द्वारा जो चलाए गए सिक्के रूपक व दिनार थे। प्रतिहार शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के वराह, द्रम्य व विशोषक थे। और ब्रिटिश काल की बात की जाए तो ब्रिटिश काल में कलदागी जो सिक्का था वह प्रमुख सिक्का था उनका। तो ये थे राजस्थान राज्य में प्रचलित सिक्के, जो कि राजस्थान राज्य के इतिहास को बताते हैं। साथियों, राजस्थान राज्य के इतिहास में विभिन्न प्रकार के सिक्के का महत्वपूर्ण योगदान है, जो उसके योगदान को जो है सिक्कों का योगदान राजस्थान राज्य के इतिहास को डिफाइन करता है। तो हमने बात की राजस्थान राज्य में प्रचलित सिक्कों की। अब हम बात करते हैं राजस्थान के फारसी शिलालेख कि राजस्थान में कौन कौन से फारसी शिलालेख मिले थे। साथियों, राजस्थान राज्य में विभिन्न प्रकार के शिलालेख मिले, विभिन्न भाषाओं के शिलालेख मिले, जिनमें संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, फारसी भाषा, उर्दू भाषा के शिलालेख थे। हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा के शिलालेख हमने पढ़ लिए और अब हम इस अध्याय में बात कर रहे हैं राजस्थान में फारसी शिलालेखों की। राजस्थान में फारसी भाषा के शिलालेखों की बात की जाए तो फारसी भाषा के शिलालेख राजस्थान में मस्जिदों, दरगाहों, कब्रों, राजप्रसादों, सरायों, बावड़ियों, तालाबों के घाटों एवं चबूतरों के पत्थरों पर उत्कीर्ण मिलते हैं। और ये जो शिलालेख है, इन शिलालेखों से यानी कि फारसी के शिलालेखों से हमें तुर्की एवं मुगल विजयों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विषयों का अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे चीज़ें मिलती हैं। और फारसी के शिलालेखों की बात की जाए तो फारसी के शिलालेख उन स्थानों पर अत्यधिक मिलते हैं जिन स्थानों पर मुस्लिम सत्ता या प्रभाव या शासन रहा था, यानी कि मुस्लिमों का शासन रहा या मुस्लिमों की सत्ता रही या मुस्लिमों का प्रभाव जिस स्थान पर ज़्यादा रहा, उस स्थान पर फारसी भाषा के शिलालेख मिलते हैं। तो आइए साथियों, फारसी भाषा के प्रमुख शिलालेखों की हम बात करते हैं। तो प्रमुख शिलालेख निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर का फारसी शिलालेख की। अजमेर के फारसी शिलालेख की बात की जाए तो अजमेर का फारसी शिलालेख अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े के दूसरे गुंबद की दीवार के पीछे लगा हुआ है। यह जो शिलालेख है, यह 1200 ईस्वी का शिलालेख है, यानी कि अजमेर का फारसी शिलालेख 1200 ईस्वी का शिलालेख है। और यह शिलालेख राजस्थान में फारसी भाषा का प्राचीन शिलालेख है, यानी कि सबसे पुराना शिलालेख फारसी भाषा का कौन सा है? अजमेर का शिलालेख, अजमेर का फारसी शिलालेख। इस शिलालेख की बात की जाए तो इस शिलालेख में अबूबकर नाम के व्यक्ति का जिक्र है, जिसके निर्देशन में मस्जिद का काम कराया गया था, 2.5 दिन के झोपड़े का काम करवाया गया था, उसका जिक्र इस शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ी खाटू का शिलालेख। बड़ी खाटू के शिलालेख की बात की जाए तो बड़ी खाटू का शिलालेख नागौर जिले में ठाकुर धोकल सिंह की हवेली में एक मस्जिद के खंडर के केंद्रीय मैदान पर लगा हुआ है। और बड़ी खाटू का शिलालेख 1203 ईस्वी का शिलालेख है। इस शिलालेख की बात की जाए तो इस शिलालेख से इस स्थान पर इमारत बनने का बोध होता है। और इस शिलालेख में 13वीं सदी के प्रारंभ में इस बात पर तुर्की प्रभाव की जानकारी मिलती है कि इस जो ये स्थान था, इस स्थान पर यानी कि बड़ी खाटू जो है, वहाँ पर किसका प्रभाव था? तुर्की प्रभाव था, यानी कि तुर्कों का राज्य था, तुर्कों का शासन था। नेक्स्ट बात करते हैं धाईबी पीर की दरगाह का शिलालेख, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में धाईबी पीर की दरगाह का शिलालेख हमें मिला और जो शिलालेख 1325 ईस्वी का है। इस शिलालेख की खास बात क्या है? इस शिलालेख में चित्तौड़ को खिजराबाद अंकित किया गया है, यानी कि चित्तौड़ का नाम क्या रखा गया है इस शिलालेख में? खिजराबाद। और इस शिलालेख में सुल्तान सराय के बनाए जाने का भी उल्लेख मिलता है, जिसे मालिक असुद्दीन ने बनवाया था और जो वहाँ का गवर्नर था, यानी कि चित्तौड़ का जो गवर्नर था मलिक असुद्दीन, उसने सुल्तान सराय के बनाई थी। और सुल्तान सराय बनाए जाने का उल्लेख इस धाईबी पीर के दरगाह के शिलालेख में मिलता है। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन बनता है कि किस शिलालेख में चित्तौड़ को खिजराबाद अंकित किया गया है? तो किसको किया गया है? धाईबी पीर की दरगाह के शिलालेख को खिजराबाद अंकित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो आमेर के शिलालेख की। तो आमेर का शिलालेख जयपुर जिले में आमेर की जामा मस्जिद की उत्तरी दीवार की एक ताक में रखा हुआ मिला। और आमेर का शिलालेख 1569 से
1569-70 ईस्वी का है। जब यह शिलालेख मिला तो यह शिलालेख टूटा फूटा और खंडित रूप में था। और इस शिलालेख की बात की जाए तो इस शिलालेख से उक्त मस्जिद को आमेर में एक हाजी तवाची बासी ने बनवाया था, ऐसा उल्लेख इस शिलालेख से मिलता है, जिससे प्रमाणित होता है कि अकबर काल में मुगल अफसर यहाँ रहता था जिसने इस मस्जिद को बनाने का आदेश दिया था। यानी कि आमेर के जो शिलालेख है उससे मिलता है कि अकबर के काल में आमेर में एक मुगल अफसर रहता था और जिसने ये जो मस्जिद थी वो बनवाई थी, और उसका नाम क्या, हाजी तवाची बासी। नेक्स्ट बात करते हैं अजबगढ़ का शिलालेख की। अजबगढ़ का शिलालेख की बात की जाए तो अजबगढ़ का शिलालेख अलवर जिले में सोम सागर के पास स्थित अजबगढ़ के किले की एक दीवार में लगा हुआ है। और यह जो शिलालेख है वह 1605 ईस्वी का शिलालेख है। और यह शिलालेख जो है वो 2 भाषाओं में लिखा गया है, और जिसका आशय क्या है कि यहाँ कोई मछली आदि को न पकड़े, ऐसा आदेश अकबर कालीन शासन के समय माधो सिंह द्वारा दिया गया था, और इसका उल्लेख इस शिलालेख से हमें मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं बरबंद का शिलालेख। तो बरबंद का जो शिलालेख है वो भरतपुर जिले के बयाना के निकट बरबंद गांव की एक दीवार पर टंगा हुआ है। और बरबंद का शिलालेख 1613 ईस्वी का शिलालेख है। इस शिलालेख से हमें क्या मिला, इस शिलालेख में जहांगीर के राज्यकाल में अकबर की पत्नी मरियम उज जमानी की आज्ञा से इस स्थान पर एक बाग एवं बावड़े का निर्माण करवाया गया था, ऐसा उल्लेख मिलता है। यानी कि बरबंद जो है, बरबंद गांव जो है, वहाँ पर जहांगीर के जब समय था, जहांगीर के समय के काल में अकबर की जो पत्नी थी मरियम उज जमानी, उसने यहाँ पर एक बाग और एक बावड़े का निर्माण करवाया था। बरबंद के शिलालेख वहाँ से हमें मिला, वहाँ बरबंद गांव की एक दीवार पर यह शिलालेख टंगा मिला। नेक्स्ट बात किया जाता है तो नेक्स्ट बात है तारागढ़ की सैयद की हुसैन की दरगाह का शिलालेख। यह शिलालेख अजमेर जिले के तारागढ़ के दक्षिणी कटेरे पर स्थित है, और यह शिलालेख 1615 ईस्वी का शिलालेख माना जाता है। इस शिलालेख की बात की जाए तो इस शिलालेख से मराठों की धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। मतलब जो तारागढ़ की सैयद हुसैन की दरगाह का शिलालेख मराठों की धार्मिक सहिष्णुता के बारे में हमें बताता है। और इस शिलालेख में वर्णित है कि इब्तार खान ने उक्त दरगाह के लिए कटहरा तैयार करवाया, जबकि सम्राट जहांगीर सुवर्ण सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट बात की जाए पुष्कर के जहांगीर महल का शिलालेख की, तो पुष्कर के जहांगीर महल का शिलालेख अजमेर जिले के पुष्कर में मिला, और यह शिलालेख 1615 ईस्वी का शिलालेख है। और इस शिलालेख में राणा अमर सिंह व जहांगीर की विजय का उल्लेख मिलता है। यानी कि जो पुष्कर का शिलालेख है, पुष्कर के शिलालेख में राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय का उल्लेख हमें मिलता है इस शिलालेख से। नेक्स्ट बात की जाती है तो नेक्स्ट कौन सा है आपका, हाकिम मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का शिलालेख। हाकिम मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का शिलालेख अजमेर में चिल्लाए चिश्त के प्रवेश में मिला, और यह शिलालेख 1628 ईस्वी का शिलालेख है। हाकिम मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के शिलालेख की बात की जाए तो इस शिलालेख में तालिबी का उल्लेख है, जिसने चिल्लाए चिश्त बनवाया था। यानी कि तालिबी जो था उसने क्या बनवाया, चिल्लाए चिश्त बनवाया था, और इस तालिबी का उल्लेख हाकिम मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के शिलालेख में। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है कनाती मस्जिद का शिलालेख। कनाती मस्जिद का शिलालेख नागौर जिले में मिला था, और यह 1641 ईस्वी का शिलालेख है। इस शिलालेख की बात की जाए तो इस शिलालेख में चौहान शासकों का मुसलमान बनने का वर्णन मिलता है। यानी कि कनाती मस्जिद के शिलालेख में मिलता है, उल्लेख किया गया है कि इस समय में चौहान शासक जो थे वो मुसलमान बने थे, मुसलमानों ने बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं ईदगाह का शिलालेख, जो कि ईदगाह का शिलालेख जोधपुर जिले में मिला, और यह 1653 ईस्वी का शिलालेख है। ईदगाह के शिलालेख में जोधपुर नरेश जसवंत सिंह द्वारा ईदगाह निर्माण का उल्लेख मिलता है। यानी कि ईदगाह के शिलालेख से हमें जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के ईदगाह निर्माण का उल्लेख मिलता है। और अंतिम शिलालेख कौन सा, शाहबाद का शिलालेख, जो कि 12 जिले में हमें मिला, और यह शिलालेख 1679 ईस्वी का है। इस शिलालेख की बात की जाए तो इस शिलालेख में 17वीं शताब्दी के समय मुगल शासक औरंगजेब ने गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगाया था। इसकी जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है, और इस शिलालेख से अन्य जानकारी ये प्राप्त होती है कि औरंगजेब ने जनता पर कौन कौन से कर लगाए, उन सभी करों की जानकारी इस शिलालेख से प्राप्त होती है।
तो साथियों, ये था आज का हमारा राजस्थान के प्रचलित सिक्के एवं शिलालेख, फारसी शिलालेखों का अध्याय। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और साथियों विनती है आप सभी से कि कृपया करके कमेंट जरूर करें। कमेंट करें जिससे हमें हमारे अच्छे और बुरे वीडियो का पता चलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन आपको पूरी स्क्रीन पर मिलेगा, वहाँ से आप सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों, आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे अपने चैनल यूवी कंपटीशंस में। ओनली क्वालिटी वीडियो मिलेंगे, क्वांटिटी वीडियो आपको नहीं मिलेंगे।